हेलो एवरीवन। प्रीवियस की वीडियो में हमने ये जाना था कि असेट्स क्या क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, कि और हमारे पास कौन कौन से इनकम के सोर्सेज होते हैं जिससे हम पैसा जनरेट कर सकें। हमने इन द एंड ऑफ द वीडियो ये भी जाना था कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं जिसको हम समझ के सीख कर पूरी कंप्लीट स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर हमने बहुत सी सारी अच्छी नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब भी थी। आप अपना एक पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। हम अपने स्टॉक मार्केट के मिशन पे निकले हुए हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब के चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाएं। सो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। अब हम अपने फंडामेंटल की क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों में से क्या क्या सारी टॉपिक्स हो सकते हैं कि स्टॉक को कब बाय करना है, बाय करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसका स्टॉक का पी रेशो क्या कहता है, उसके फंडामेंटल्स क्या बनते हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। उसके बाद डिसीजन लेना पड़ता है हमें कब बाय करना है और किस हिसाब से बाय करना है। अब हम अपने 5 पिलर्स में से एक फंडामेंटल्स, इसको अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि फंडामेंटल्स क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना होता है और लॉन्गर होराइजन हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के तहत बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि स्टॉक की बैलेंस शीट क्या कह रही है, स्टॉक का पी रेशो क्या क्या है, स्टॉक का EBITDA मार्जिन क्या है, स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं। ये काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम धीरे धीरे जानेंगे और इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब फंडामेंटल्स के अंदर सारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आ जाती है। इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक एक ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा हमारे स्टॉक मार्केट। आज के टाइम पर पैसे सब लोग ही कमाते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर बजटिंग नहीं करते हैं। बजटिंग इन द सेंस कि वो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन उनके एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, वो खर्च कहाँ कर रहे हैं पैसों को, कोई वो ट्रैक नहीं करते। मंथ के वो एंड में आते आते उनकी जेब पूरी की पूरी खाली हो जाती है। तो हम कुछ भी कमा रहे हैं तो हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि हम उस पैसे को कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर हम खर्च करते हैं। ऐसा करने से इन द एंड हमारे पास क्या होगा, हमको अवेयरनेस होगी कि हम अपने पैसे को कहाँ पर खर्च कर रहे हैं और हम उसकी बजटिंग करके हम अपने इनकम को थोड़ा सेव कर सकते हैं और उस इनकम से हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ताकि आने वाले टाइम पर वो 2 पैसा जुड़कर हमें मिले और हमें फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने में वो आसानी करे। अब मैं बात करता हूँ एक स्पेशल कंसेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। देखा जाए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इस सारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं लेकिन मैं इसको अपनी आसान भाषा में समझाता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ से एक इनकम को डिसाइड कर लेते हो जिस इनकम को आप अचीव करके अपनी लाइफ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। उस रिटायरमेंट एज कोई नहीं हो सकता। जैसे कि मान के चलते हैं कोई एक नॉर्मल पर्सन है, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जस्ट उसकी लाइफ बेसिक है, वो अपने नीड्स को बेसिक ही रखना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, नॉर्मली एक अमाउंट डिसाइड कर सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं उसको 35 साल की एज तक 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, उस 3 करोड़ को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस लेगा, ठीक है। और जब वो एक्शन को पूरा फुलफिल कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। मार्केट को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडाइसेस क्या होते हैं। तो वैसे देखा जाए हर किसी कंट्री के अंदर 1 या 2 या 3 मेजर इंडाइसेस होते हैं जो पूरी कंट्री के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वैसा ही सेम हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वैसे देखा जाए काफ़ी सारे इंडाइसेस है, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो हमारे पास 3 मेजर इंडाइसेस है, निफ्टी, सेंसेक्स और साथ साथ आ जाता है बैंक निफ्टी। तो
वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडाइसेस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखा जाए, अगर हमें पता करना है कि स्टॉक मार्केट हमारी क्या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उसके लिए यही स्टॉक इंडाइसेस को हमें जस्ट देखकर पता लग जाएगा कि हमारी मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या फिर कैसा परफॉर्म कर रही है। सो निफ्टी 50 क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है, निफ्टी 50 के अंदर अपने इंडिया की टॉप की 50 कंपनी होती है। निफ्टी 50 के अंदर अपने इंडिया की टॉप की 30 कंपनी होती हैं सेंसेक्स के अंदर। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी हमारे लिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है। रीज़न क्या है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, वो एक तरह से बैकबोन होता है। तो इस करके यहाँ पर बैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो बैंक निफ्टी के अंदर नॉर्मली देखा जाए तो टॉप के 12 स्टॉक्स आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी रिलेट करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर से भी रिलेट। तो यूँ मैं कह सकता हूँ, कुछ सरकारी कंपनीज होती हैं तो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो ये सब मिलकर एक तरह से ये सारे इंडाइसेस को चलाते हैं। अब कंफ्यूज हो गए कि सारे इंडाइसेस को कैसे चलाते हैं। अगर निफ्टी 50 के टॉप के 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमारी निफ्टी भी ऊपर जाती है। और जिस हिसाब से जो स्टॉक्स टॉप के 30 निफ्टी के अंदर है, वही सेंसेक्स के अंदर तो ये भी ऊपर जाएगी। और हमारी बैंक निफ्टी अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, तो हमारी एक तरह से हम बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन इंडाइसेस के जो स्टॉक्स होते हैं, अगर वो ऊपर जा रहे हैं, कहने का मतलब कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही, हमारी पूरी इंडियन मार्केट एक तरह से ऊपर जा रही है, ग्रो कर रही। तो नॉर्मली अगर निफ्टी ऊपर गया या बैंक निफ्टी ऊपर गया तो हमारी मार्केट ऊपर जा रही है, यानी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। हम बात करते हैं कि स्टॉक, शेयर या इक्विटी होता क्या है। एक तरह से देखा जाए, स्टॉक या शेयर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी की स्टॉक्स को अगर बाय करते हो तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, 0.00000 समथिंग % आप उसकी हिस्सेदारी खरीद रहे हो। तो जैसे वो कंपनी इनकम वाइज अच्छे से परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से आपका स्टॉक का प्राइस तो परफॉर्म करेगा, वो ऊपर जाएगा और उस हिसाब से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाओगे। जब भी हमें कोई भी स्टॉक को बाय करना होता है तो हमें सबसे पहले उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक करने कि कंपनी ने 1 ईयर में, 3 ईयर में एंड 5 ईयर में कैसा रिटर्न दिया। अगर किसी भी कंपनी का 1 ईयर का, 3 ईयर का और 5 ईयर का रिटर्न अच्छा खासा दिख रहा है, यानी पॉजिटिव में दिख रहा है, हम उस कंपनी को बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि कोई भी कंपनी 52 वीक हाई और लो के बिल्कुल ही करीब ना हो। 52 वीक हाई और लो से क्या मतलब निकलता है, यहाँ पर 52 वीक का मतलब होता है 1 ईयर का स्टॉक का पूरा हाई पोटेंशियल और 1 ईयर का स्टॉक का पूरा डाउन पोटेंशियल। तो यानी कोई भी कंपनी अगर नॉर्मली देखा जाए अपने 52 वीक के हाई पर है, तो हम वहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि अगर हमें उसके स्टॉक के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना है तो हम वहाँ पर अवॉइड करेंगे। रीज़न क्या है, स्टॉक पहले से ही अपने पीक पर है, यानी अपने हाई प्राइस पर है। तो अगर हम वहाँ पर बाय कर लेते हैं और कल को वो स्टॉक अगर डिक्लाइन होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं कंपनी के पीई रेशो के बारे में और इंडस्ट्री बी के बारे में। तो एग्जांपल के लिए, आप एक इन्वेस्टर हो, आप क्या करते हो, आपको पैसा लगाना है किसी कंपनी के अंदर और आप जहाँ पर भी रहते हो उस गली के अंदर नॉर्मली 4 जूतों की दुकान है, शॉप्स है, शूज़ की शॉप्स है। तो नॉर्मली देखा जाए, पहली दुकान है वो नॉर्मली कितना कमा लेती है, लगभग समझ लेते 1 लाख कमा लेते हैं। दूसरी दुकान वो भी 85,000 कमा लेती है, 85,000। तीसरी दुकान वो 90,000 कमा लेती है। चौथी दुकान वो कितना कमाती है, जस्ट 10,000 तक कमाती है। ठीक है, ये मैं मंथली की मैं उस तरह से बता रहा हूँ। तो नॉर्मली एज अ इन्वेस्टर आपको कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर पैसा लगा सकते हो, आपको ये कोशिश करना चाहिए कि उस शॉप पर पैसा लगाओ जहाँ पर हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यानी जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कहने का ये मतलब है जितने भी शॉप्स है उस शॉप्स पे सेल तो हो रही है, सेल में कोई कमी नहीं। क्या पता जो दुकान हो जिसकी सेल कम है वहाँ पर कुछ अच्छा पोटेंशियल ना हो, यानी कोई अच्छा सेल्समैन ना हो, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइंस ना हो। तो इस करके हम उन कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसका पीई रेशो उसके इंडस्ट्री पी से कम होता है।
अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री बी क्या होता है। इंडस्ट्री बी का मतलब ये होता है कि जो एक इंडस्ट्री यानी जैसे कि 4 दुकानें जूतों की वो नॉर्मली सेल करती है, कोई करती है 1 लाख की, कोई 90,000 की, कोई 85 की। तो ऑन एन एवरेज कोई भी दुकान है वो 70,000 या 60,000 की सेल कर लेती है। तो 60,000 अपन एक तरह से इंडस्ट्री बी मान लेते हैं, यानी इतना ऑन एन एग्रीगेट सारे कमा लेती है। आपको पैसे वहां पर लगाना चाहिए, उन स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहिए जो अंडर वैल्यूड है। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? उसका एक सिंपल सा तरीका है, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आप जस्ट ये चेक कर लो स्टॉक का जो इंडस्ट्री पी है और उसका जो पी रेशो, स्टॉक का पी रेशो इंडस्ट्री पी, स्टॉक का पी रेशो इंडस्ट्री पी से अगर कम है तो आपका जो स्टॉक है वो एक तरह से अंडर वैल्यूड है, आप इसको बाय कर सकते। अगर स्टॉक का इंडस्ट्री बी और उसका जो स्टॉक का बी रेशो है, स्टॉक का पी रेशो इंडस्ट्री बी से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर कंपनी को ओवर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पर बाय करने से बचना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। वैसे तो देखा जाए स्टॉक मार्केट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उस कुछ कैटेगरीज में बटी हुई है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है अब हम वो जानते हैं। तो ये देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है, नॉर्मली निकल कर आ जाती है 4 कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, और जो लास्ट की कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो अब मैं लार्ज कैप की कुछ डेफिनेशन बताना चाहूँगा। कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो, यानी मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज का जो मार्केट कैप है उससे ऊपर हो, तो उसको हम कंसीडर करते हैं लार्ज कैप में। अब हम बात करेंगे मिड कैप की। तो मिड कैप ये कहता है एक तरह से कोई भी कंपनी 50 यानी 50,000 करोड़ रुपीस की ऊपर की वैल्यूएशन रखती है, उसको हम मिड कैप बोलते हैं। और हम बात करेंगे स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप की डेफिनेशन एक तरह से ये डिसाइड की जाती है कि 10,000 करोड़ से जितनी भी कंपनी अगर ऊपर होती है, 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को हम एक तरह से स्मॉल कैप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो कैप की। तो माइक्रो कैप की डेफिनेशन ये होती है 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की कंपनी में हम माइक्रो कैप कहते हैं। अब उससे कुछ नीचे की कंपनी आ जाती है जिसको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारा पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है, जो कि बहुत ही बेकार की बात होती है। तो माइक्रो कैप के अंदर आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। अब हम बात करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो देखा जाए जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं वो एक तरह से जाइंट कंपनीज होती हैं, यानी कि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। तो कहने का ये मतलब है उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है, साथ ही साथ उसका जो रिटर्न्स होते हैं वो कि स्लो होते हैं, लेकिन हमें एक बेनिफिट मिलता है, वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इसको हम एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं नॉर्मल रिस्क नॉर्मल रहेगी। सो हम बात कर रहे थे मिड कैप की। तो मिड कैप के अंदर क्या होता है, एक तरह से वो सारी कंपनीज होती हैं जो 50,000 करोड़ की ऊपर की वैल्यूएशन रखती है, और यहाँ पर आपको नॉर्मली देखा जाए तो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न मिलता है। यानी कहने का मतलब वो सारी कंपनीज होती है जो अपने ग्रोइंग फेज में होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिस्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ठीक ठाक रिस्क होता है, लेकिन उसी के साथ हमारे पास ठीक ठाक के रिटर्न्स भी होते हैं। फिर अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप वो सारी कंपनीज होती हैं जो अपने एक तरह से बिजनेस को सस्टेन करके हल्की फुल्की स्टेबल हुई। तो कहने का ये मतलब है कि वो अब ग्रोइंग फेज में नहीं है, एक तरह से स्मॉल फेज में ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, और साथ साथ ही हमारे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल मिलता है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। और हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। तो पेनी स्टॉक्स में तो आप पैसा ना ही लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए 100 में 3 या 2 ही कंपनी होती है जो सस्टेन कर पाती हैं अच्छे खासे ग्रोथ के लिए। तो वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, आज के टाइम का जो टाइटन है वो किसी टाइम पे पेनी स्टॉक था। अब हम बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सारी चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले हमने जाना बजटिंग क्या होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, और उसके बाद हमने जाना इंडाइसेस जो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट में ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको देखकर हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और हमने साथ ही साथ जाना स्टॉक्स क्या होते हैं, उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, कौन सी कैटेगरीज में कितना रिस्क होता है, कितना रिवॉर्ड होता है, और साथ में हमने जाना पी रेशो क्या होता है। किसी भी स्टॉक की पी रेशो से हमने ये जाना कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, क्या ये अंडर वैल्यू है, क्या इस स्टेट पर पैसा लगा है ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ हमने ये जाना 52 वीक हाई क्या होता है, 52 वीक लो क्या होता है,
और हमें कब क्या करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अपनी लाइफ में सचमुच बहुत सीरियस हो, तो आप लाइफ में अपने बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और कर लोगे। ओके, इसी के साथ अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका लग रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में या दिल में कोई भी सवाल उठता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते। तो इसी के साथ साथ अब चलते हैं। जय हिंद,